दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं साइंस के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। किसी भी आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इन क्वेश्चंस से आप बेहतरीन अपनी तैयारी कर सकते हैं और टॉप 100 क्वेश्चंस आपको हर सब्जेक्ट के कराए जा रहे हैं इस सीरीज में। साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, हिंदी साहित्य हो गया, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर टॉपिक के 100 क्वेश्चंस की ये सीरीज हमने स्टार्ट की है। ये क्लास आपको हम रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहे हैं ताकि इसको आप कभी भी देखें तो बीच में जो है इंटरप्शन ना हो। जैसा कि आप देखते हैं जब लाइव क्लास होती है तो इसमें बीच बीच में नाम लेना या कोई एक्स्ट्रा कमेंट कर देता है तो फिर थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहे हैं। इसके अलावा इन क्लासेस के PDF आपको हमारी ऐप पे मिलेंगे। प्ले स्टोर से वनडे एग्जाम स्टडी का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिए और वहां पर इन सभी क्लासेस के PDF निःशुल्क प्राप्त करिए। आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज में। पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चंस बहुत बेसिक हैं, बहुत आसान हैं। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही पार्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। आसान होने के बाद आपका इन 100 क्वेश्चंस में क्या कुछ स्कोर रहता है, ईमानदारी से काउंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये क्वेश्चन सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होंगे। पहला प्रश्न, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, आवोगाद्रो परिकल्पना या फिर संवेग संरक्षण। रॉकेट जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। अब ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत बता दें आपको, जैसा कि आप पढ़ते हैं न्यूटन ने जो नियम दिए हैं उसी से संबंधित ये है। और संवेग संरक्षण का मतलब क्या होता है? ये एक ऊर्जा संरक्षण से संबंधित सिद्धांत है, जिसका मतलब होता है किसी भी प्रणाली में ऊर्जा की कुल मात्रा स्थिर रहती है लेकिन यह एक दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। ये कहता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न के लिए। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है। प्रश्न संख्या 2, शरीर का वजन सभी जगह जो है एक समान ही होगा पृथ्वी की सतह पर, तो यहां पर आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, आपको आंसर करने के लिए पर्याप्त समय 10 से 15 सेकेंड का दिया जा रहा है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों। तो लोहे पर जंग कब लगता है? जब वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। और ये एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की प्रतिक्रिया वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नमी के साथ होती है, जिससे लोहे पर क्या होता है, लाल या भूरे रंग की एक परत बन जाती है। तो ये एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ऐसा होता है। इसके अलावा प्रश्न बनता है कि लोहे पर जंग लगने पर उसका भार घटता है या बढ़ता है? यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो जब लोहे पर जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है, क्योंकि जंग लगने की प्रक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन और नमी के जो अणु होते हैं वो जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इसका भार बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक विलयन का pH मान 5 है, ठीक है, तो यह विलयन किस प्रकार का होगा? क्वेश्चन नंबर 4, अम्लीय, क्षारीय या फिर उदासीन? pH मान होता क्या है? तो pH मान किसी घोल की अम्लता या क्षारता को मापने का एक तरीका है। ये एक संख्यात्मक मान होता है और pH की खोज डेनिश वैज्ञानिक सोरेनसन ने की थी। सोरेनसन ने इसकी खोज की थी 1909 में। कब की थी? 1909 में इसकी खोज की थी। और pH को परिभाषित करने के लिए एक सूत्र दिया था जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगर pH मान 5 है, ठीक है, 5 है यानी 7 से कम है। अब 7 से कम है तो इसको हम क्या कहेंगे? अम्लीय है। 7 से कम वाले को हम क्या कहेंगे कि ये अम्लीय है। अब क्षारीय किसको कहेंगे, ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। क्षारीय कब माना जाता है? जब 7 से अधिक हो, 8 हो, 7.4 हो, ठीक है, तो इस चीज को आप नोट डाउन करिएगा। pH मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा,
7 से अधिक है तो क्षारीय होगा, 7 के बराबर है तो उदासीन होगा। अगला प्रश्न है यहां पर, बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी है खाने का सोडा, नौसादर, धावन सोडा या फिर फिटकरी। अगर रक्त बह रहा है, आपने देखा होगा अक्सर शेविंग कराने जब आप जाते हैं, जो भी लोग जाते हैं आपने देखा होगा फैमिली मेंबर को, तो वहां पर वो लोग एक फिटकरी का टुकड़ा रखते हैं और वो शेविंग करने के बाद उसको लगा देते हैं ताकि अगर खून बह रहा है तो वहीं पर रुक जाए। तो यहाँ पर फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। अब फिटकरी का सूत्र अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है क्योंकि बड़ा सा सूत्र होता है, तो आपको ध्यान रखना है फिटकरी का सूत्र क्या होगा, नोट डाउन करिएगा और याद करिएगा, इसको 2-4 बार लिखिएगा। अगर आपको एक बार में याद नहीं होता है तो Al2SO4 का होल थ्रेज, ये आपका फिटकरी का सूत्र है। अगला प्रश्न है, पीतल क्या है, उपधातु, अधातु, यौगिक या फिर मिश्र धातु। फिटकरी, फिटकरी का सूत्र नोट डाउन कर लिया आप सबने। अब बात आती है पीतल की, तो पीतल एक प्रकार की मिश्र धातु है। पीतल क्या है, मिश्र धातु है। अगला प्रश्न बनता है, अगर मिश्र धातु है तो इसका मतलब होगा कि ये 2 या 2 से अधिक से मिलकर के बनी होगी, है ना, यही तो हुआ। मिश्र धातु का मतलब क्या हुआ, तो ये किससे मिलकर के बनी है, ये भी आपको जानना जरूरी है। चलिए आंसर करिए। आंसर आ चुका है डी, तो ये तांबे और जस्ते का मिश्रण है। पीतल जो है तांबे और जस्ते का मिश्रण है। 60 से 70 और 30 से 40% यहाँ पर इसमें जस्ता होता है और ये तांबा होता है, इससे मिलकर के बनता है पीतल। तो इसको हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक है, ये यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सूखी बर्फ किसे कहते हैं, फिटकरी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, धावन सोडा, इनमें से कोई नहीं। सुपर टिट की परीक्षा में सिलेबस में है दैनिक जीवन में विज्ञान, मतलब आपके दैनिक जीवन में जो विज्ञान है उससे संबंधित प्रश्न। तो ये सब दैनिक जीवन में विज्ञान से जुड़ी हुई ही चीजें हैं। सूखी बर्फ, इसका प्रयोग अक्सर जब आप देखते हैं जयमाला वगैरह होता है शादी विवाह में, तो धुआं जो छोड़ा जाता है इसी का प्रयोग किया जाता है। ये होती है आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पराऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड। हास्य गैस। क्वेश्चन नंबर 8, नाइट्रस ऑक्साइड को ही हम हास्य गैस कहते हैं। सूत्र की बात करें, सिंबल की बात करें, N2O। गंधहीन गैस होती है, रंगहीन गैस होती है ये। क्वेश्चन नंबर 9, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फास्फोरिक, कार्बोनिक, साइट्रिक, मैलिक। साइट्रिक एसिड पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, C6H8O7। नींबू में साइट्रिक एसिड की मात्रा कितनी होती है, तो लगभग 6 से 7%, 5 से 7% लगभग होती है ये नींबू में। एलपीजी किसका मिश्रण है, ये प्रश्न है आसान बट कई परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। प्रोपेन मींस C3H8, ब्यूटेन का सिंबल सूत्र C4H10, H10। इसमें अन्य हाइड्रोकार्बन भी होते हैं लेकिन मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 2 मिनट 8 सेकंड, 6 मिनट 10 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, 9 मिनट 16 सेकंड। ग्यारहवां प्रश्न है और उत्तर हो जाएगा यहां पर 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार कितना होता है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार 0, अनंत या फिर ध्रुवों पर भार से थोड़ा कम।
क्वेश्चन नंबर 12 आंसर हो जाएगा यहाँ पर शून्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव सभी दिशाओं में समान रूप से पड़ता है, जिससे शुद्ध गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये शून्य हो जाता है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन का सिद्धांत यहां पर लगता है। ठीक है, अपवर्तन का सिद्धांत, क्योंकि उनके जो तारों का जो प्रकाश होता है उनको वायुमंडल से गुजरना पड़ता है और जो प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित करता है और इसी वजह से ये टिमटिमाते हैं। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं 0 और 25 मीटर, 0 और अनंत, 25 सेंटीमीटर और 250 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और अनंत। स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट और दूर बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर तो अनंत है, कोई लिमिट ही नहीं है, कितनी दूर तक भी आप देख सकते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? नीला, उजला, लाल, काला। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देगा, आकाश जो है काला दिखाई देगा। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन या फिर चलन। तो श्वसन, सांस लेना, ये सभी जीव के लिए अनिवार्य है। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में, आरबीसी में, वर्णिलवक में या फिर डब्ल्यूबीसी में। इस प्रक्रिया के दौरान जो है तो क्लोरोफिल के दौरान, ठीक है, क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। अगला प्रश्न देखिएगा। क्लोरोफिल तो आप जानते ही होंगे क्या होता है। जब आप प्रकाश संश्लेषण पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल एक हरा पिगमेंट है जो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। पौधों को सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करने और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में ये मदद करता है। ठीक है, हालांकि क्लोरोफिल के भी दो प्रकार होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इस प्रकार से। तो इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? किण्वन। किण्वन जो है दही के जमने में जो प्रक्रिया होती है उसी को हम किण्वन कहते हैं। अच्छा, दही में कौन सा एक पाया जाता है जिससे कहते हैं कि दही में कीड़ा है फिर भी लोग खाते हैं? दही के जमने में किण्वन की प्रक्रिया होती है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन क्या है, उसको राइबोसोम्स कहते हैं, क्या कहते हैं? किण्वन को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ठीक है, लैक्टोबैसिलस, हम कुछ और बोल रहे थे। लैक्टोबैसिलस जो है ये जीवाणु होता है, दूध में मौजूद लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित करता है जिससे दही जमता है। ठीक है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? मछलियां जो है कैसे श्वसन करती हैं? किया, फेफड़ा, गिल्स या फिर नाक? तो मछलियों में गिल्स पाए जाते हैं जिसके माध्यम से श्वसन करती हैं। मछलियों के श्वसन अंग को हम गिल्स कहते हैं। गिल्स में रक्त वाहिकाएं भी होती हैं जो ऑक्सीजन को अवशोषित करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती हैं। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी, पोषण की कमी। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। और इसके लिए मेन रीजन है असुरक्षित यौन संपर्क। इसका पहला मामला 1981 में अमेरिका में देखा गया था, लेकिन लोगों का ये मानना है, रिसर्च ये कहती है कि 1950 से ही ये मौजूद था। HIV
HIV का पहला मामला 1959 में कांगो में दर्ज किया गया था, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। रेशम उद्योग को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, पीसी कल्चर, एपी कल्चर? 21वें प्रश्न में आपका सही जवाब हो जाएगा सेरीकल्चर कहा जाता है, सेरीकल्चर। रुधिर परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन? अरस्तु, रॉबर्ट हुक, विलियम हार्वे, क्रिक? रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसके द्वारा की गई, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो विलियम हार्वे। कब की? 1628 में। इनकी एक पुस्तक थी डी मोटू कॉर्डिस, ठीक है, ये इनकी एक पुस्तक थी, लिखे देते हैं डी मोटू कॉर्डिस। इसी पुस्तक में इन्होंने रुधिर परिसंचरण की प्रक्रिया का वर्णन किया था। हार्वे का कहना था कि हृदय रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है और रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से वापस हृदय में आता है। ये निरंतर प्रक्रिया है। हार्वे की खोज ने चिकित्सा विज्ञान में एक नया कॉन्सेप्ट दिया। इसी वजह से रुधिर परिसंचरण के पिता के रूप में भी विलियम हार्वे का नाम जाना जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? 0, 7, 1 सभी। क्वेश्चन नंबर 23, 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। P बराबर mv, ये किसका सूत्र है? क्वेश्चन नंबर 24, ये सूत्र किससे संबंधित है? तो संवेग का सूत्र है, ठीक है। संवेग का सूत्र है। P मतलब क्या? दबाव, M मतलब क्या? घनत्व, और V मतलब वेग। ये सूत्र बताता है कि दबाव, घनत्व और वेग के बीच एक सीधा संबंध है। यदि घनत्व और वेग बढ़ेगा तो दबाव भी बढ़ेगा, ठीक है। यानी P जो है M और V के गुणनफल के बराबर होता है। संवेग का ये सूत्र है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन, एम्पियर, घंटा, सेकेंड? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा, यहां पर बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। एसआई मात्रक का आप जानते होंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये मूल मात्रक है। कितने इनकी संख्या है? 7 है। कितनी है संख्या? 7। एम किसके लिए? लंबाई के लिए। किलोग्राम द्रव्यमान के लिए। सेकंड समय के लिए। एम्पियर विद्युत धारा के लिए। केल्विन तापमान के लिए। तो यहां पर आपसे विद्युत धारा वाला पूछा गया था। मोल पदार्थ की मात्रा के लिए। मोल जो है पदार्थ की मात्रा के लिए। कैंडेला प्रकाश की तीव्रता के लिए। सौर विकिरण का मापन किया जाता है। सौर विकिरण का मापन हेक्टोमीटर, पायरोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 26, तो ये पायरोमीटर से किया जाता है। सूर्य के विकिरण को ये मापता है। यह विकिरण को एक विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है। इसके अलावा एक और होता है उपकरण जिसके माध्यम से सूर्य के विकिरण को मापा जा सकता है, उसका नाम है एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर। यहां पर ऑप्शन में पायरोमीटर दिया है तो हम वही लगाएंगे, ये भी होता है। हीटर में किस धातु का तार बना होता है? क्वेश्चन नंबर 27। उत्तर होगा यहां पर निक्रोम होता है। हीटर में जो तार होता है वो निक्रोम होता है। अब निक्रोम पहली बार आप सुन रहे होंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिए। एक धातु है ये। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28। निक्रोम या इसको हम नाइक्रोम भी कहते हैं। नाइक्रोम क्या है? ये एक मिश्र धातु है। धातु तो है लेकिन मिश्र धातु है। कैसी धातु है ये? मिश्र धातु है ये। किससे मिलकर के बनती है? निकेल और
क्रोमियम। अच्छा, इसी का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो धातु होती है उच्च तापमान पर भी अपनी चमक और ताप बनाए रखता है। ठीक है, खराब नहीं होता है। नॉर्मल तार होगा वो खराब हो जाएगा, जल जाएगा। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? आइजैक न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, अल्बर्ट आइंस्टीन, जेम्स गॉसलिंग। जेम्स गॉसलिंग के द्वारा दिया गया गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत जेम्स गॉसलिंग के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? आप लोग खोजिए, बताइए कब दिया गया ये? अच्छा, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है, सॉरी, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत तो न्यूटन ने दिया ना, आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है, जेम्स गॉसलिंग के द्वारा नहीं दिया गया। ठीक है, करेक्शन कीजिएगा, यहाँ पर मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 28, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है ये न्यूटन के द्वारा दिया गया। हमको और दिमाग में चल रहा था। इनकी एक पुस्तक भी थी, पुस्तक का नाम फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ये पुस्तक थी। इसी पुस्तक में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का वर्णन किया था। यह पुस्तक 1687 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये 1687 में प्रकाशित हुई थी। तो अगला प्रश्न देखिएगा, अभी एक गलती हो जाती है। ऐसे क्या होता है, कई बार आते हुए प्रश्न कैसे गलत होते हैं, ऐसे ही कि जब आप लगातार वही चीजें बार बार पढ़ा रहे हैं तो कभी कभी दिमाग में कुछ और चलने लगता है ना। तो जेम्स गॉसलिंग जो है ये इनसे संबंधित नहीं है, ये कंप्यूटर से संबंधित है। ये कंप्यूटर से संबंधित है। जावा प्रोग्रामिंग का आविष्कार इनके द्वारा किया गया था, तो इसको हटा दीजिएगा आप। अगला प्रश्न है क्यूरी। क्यूरी किसकी इकाई है? तापमान, लंबाई, ऊष्मा, रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता की इकाई है। फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी, उनके नाम पर रखी गई थी। इन्होंने ही रेडियोधर्मिता की खोज की थी। आर्द्रता को मापा जाता है हेक्टोमीटर, लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। आर्द्रता को किस यंत्र से मापा जाता है? नमी। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। हाइग्रोमीटर, ध्यान रखिएगा, ग्रो मतलब आर्द्रता, हाइग्रो। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? बताइए, क्वेश्चन छूट गया था, देख लीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर आपका छूट गया था। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत जो है आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया। वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, और 31वां प्रश्न है। इससे पहले आपने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक वाला बटन दबाइए। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? थर्टी वन में आंसर हो जाएगा। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को ही हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये इकाई जो है कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है? खगोल विज्ञान में, ताकि ब्रह्मांड में दूरी को मापा जा सके। मानव के शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 10 मीटर, 2 मीटर, 7.5 यानी 7.5 मीटर, या फिर 1 मीटर? लगभग 7.5 मीटर होती है। आंत में जो भोजन का पाचन है वो होता है, और पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। छोटी आंत, नाम इसका छोटी आंत है, लेकिन ये होती बड़ी है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये एक लगभग में है पैमाना। ठीक है, लंबाई जिस हिसाब से व्यक्ति की होगी उसी हिसाब से कम ज्यादा भी हो सकती है। ये एक औसत निकाला गया है, सर्वे किया गया, उसमें इतने लोगों पे, जैसे 100 लोगों पे सर्वे किया गया, तो ये पाया गया कि हाँ लगभग इतनी 7.5 मीटर।
परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस। नाभिक कहा जाता है, नाभिक या न्यूक्लियस। नाभिक में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो परमाणु के केंद्र में स्थित होते हैं और परमाणु के द्रव्यमान को बनाते हैं। टेस्ला किसकी इकाई है? संवेग, चुंबकीय प्रवाह, चुंबकीय क्षेत्र या फिर कोई नहीं? टेस्ला 34 में आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। संतरे में बहुतायत में होता है विटामिन ए, सी, बी, के। थर्टी 35 में आंसर हो जाएगा विटामिन सी जो है संतरे में बहुतायत यानी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता? तपेदिक, टाइफाइड, खसरा, कुष्ठ। क्वेश्चन नंबर 36 उत्तर हो जाएगा खसरा। अब खसरा रोग कैसे होता है, इसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं, ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो बताइएगा, जो यहाँ पर जीवाणु से होने वाले रोग है उसमें से है तपेदिक, टाइफाइड और कुष्ठ। खसरा एक संक्रामक रोग है, ये वायरस के कारण होता है, बच्चों में होता है, खासकर इसमें बुखार, खांसी, जुकाम, आंखें लाल हो जाना, गले में खराश, शरीर में लाल धब्बे, ये कुछ चीजें होती हैं। हालांकि खसरा के टीके भी हैं जो लगवाए जाते हैं। तो खसरा वायरस जनित रोग है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37। अगर आपसे खसरे का वायरस पूछ ले तो पैरा माइक्सो वायरस कहा जाता है इसको, पैरा माइक्सो। काली मौत किसे कहते हैं? कैंसर, प्लेग, एड्स, मलेरिया। ब्लैक डेथ ये एक महामारी थी, 14वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में ये फैली थी। और प्लेग, ठीक है, इसको हम प्लेग भी कहते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन से अंग द्वारा रक्त को सारे शरीर में अभिगमन किया जाता है? अभी भी इसके बारे में आपको बताया जा चुका है अन्य क्वेश्चन के माध्यम से। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 100 क्वेश्चन है, बट उम्मीद है आप लास्ट तक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में आंसर होगा हृदय। 18 कैरेट सोने में सोना शुद्ध कितना होता है? जैसे आप 24 कैरेट कहते हैं, 22, 18, मार्केट में ज्यादातर यही चलता है। 18 कैरेट सोना आपको लोग बेचते हैं 24 कैरेट के भाव में। जो नॉर्मल शॉप होती हैं उन पे यही चलता है, लोगों को जानकारी नहीं है और यही उन लोगों का बेनिफिट है। 39वें प्रश्न में आपका सही जवाब होगा 75%, यानी 25% सोना आपको कम मिलता है। और वाकई में 24 कैरेट का जो सोना होता है वो बहुत नाजुक होता है, उसको आप पहन नहीं सकते, उसका कोई भी जो है ज्वेलरी बनवा करके पहनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। 75% होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? 5 फरवरी, 17 फरवरी, 20 फरवरी, 28 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 40। तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। एक नाम है काफी फेमस, जिनको काफी पुरस्कार भी मिले हैं, सर सीवी रमन। सीवी रमन ने क्या किया? रमन प्रभाव की खोज की। 1930 में इनको भौतिकी का नोबेल मिला, भौतिकी का नोबेल मिला। 28 फरवरी को ही ये खोज की गई थी, इसीलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है।
खोज कब की थी? 1928 में, 28 फरवरी को। मिला कब इनको पुरस्कार? 1930 में। पथरी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट, मैग्नीशियम ऑक्सलेट, सोडियम ऑक्सलेट, सिल्वर नाइट्रेट। एक प्रकार का खनिज है, मूत्र में कैल्शियम और ऑक्सलेट के आयनों के संयोजन से बनता है। कहते हैं उनके पथरी हो गई, ऑपरेशन करना पड़ेगा। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑक्सलेट या ऑक्सलेट भी कह सकते हैं। पानी में सबसे ज्यादा घुलनशील क्या है? कपूर, सल्फर, नमक, चीनी। 42वें प्रश्न में सही जवाब क्या होगा बताइएगा। नमक जो है सबसे ज्यादा आसानी से घुल जाता है। सबसे ज्यादा तन्यता वाली धातु कौन सी? प्लेटिनम, सिल्वर, आयरन, गोल्ड। बताया हमने आपको 24 कैरेट का जो सोना है बहुत नाजुक होता है, तन्यता वही मतलब हुआ। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? हाइड्रोजन के 5 समस्थानिक हैं। 5 समस्थानिक हैं। केमिस्ट्री देखिए हमने आपको बताया था इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स तीनों ही टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 5। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये 3 मुख्य हैं और 2 और हैं, हाइड्रोजन 4 और हाइड्रोजन 5। 3 जो है मुख्य रूप से ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। टोटल पूछे तो 5। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, हाइड्रोजन 4 और हाइड्रोजन 5। गोबर गैस में क्या होता है? मीथेन पाई जाती है। मीथेन लगभग 50 से 70% मीथेन पाई जाती है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। शरीर के किस भाग से पाचन शुरू होता है? गले, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। शरीर के किस भाग से पाचन की शुरुआत होती? आमाशय से ही शुरुआत हो जाती है। 46 में दूसरा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। वैसे मुख से शुरू हो जाती है बट मुख ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? आमाशय। अगला प्रश्न देखिएगा, आहार नलिका के सबसे बड़े भाग का नाम क्या है? सबसे बड़ा भाग 47 में आंसर हो जाएगा छोटी आंत। बता रहे थे आपको कि कहने को इसका नाम छोटी आंत है लेकिन ये सबसे बड़ा भाग। ठीक है, जो भोजन होता है आपका, जैसे इस क्वेश्चन में आपको लग रहा होगा छोटी आंत क्यों नहीं हुआ। सबसे पहले आप भोजन खाते हैं तो मुंह में जाता है, गले में पाचन नहीं शुरू होता है। मुंह में क्या होता है? भोजन को आप चबाते हैं, भोजन पचने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लार में एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने में मदद करते हैं। इसके बाद आ जाता है अन्न प्रणाली। अन्न प्रणाली से गुजरता हुआ ये भोजन आमाशय में पहुंचता है। आमाशय मतलब एक तरीके से पेट कह सकते हैं, पेट का ही हिस्सा है। आमाशय में पाचक एंजाइम एसिड होते हैं जो भोजन को तोड़ने में मदद करते हैं। ये प्रक्रिया लगभग 1 से 2 घंटे चलती रहती है। आपका भोजन और महीन होता है। जैसे आप गेहूं पिसवाने जाते हैं चक्की में तो महीन होता है धीरे धीरे, फिर दोबारा वो होता है, होता रहता है।
उसी तरीके से फिर ये आमाशय से छोटी आंत से बड़ी आंत से मलाशय में जाता है। 24 से 72 घंटे प्रक्रिया चलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, मार्स गैस कौन सी है? किस गैस को मार्स गैस के नाम से जानते हैं? 48। मेथेन गैस को ही मार्स गैस कहते हैं। ज्वलनशील गैस है, दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। प्राकृतिक गैस है, इसका निर्माण दलदली क्षेत्रों में होता है, ज्वलनशील है, हल्की है और इसका उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में, औद्योगिक प्रक्रियाओं में और ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी जो हुई उसमें कौन सी गैस सम्मिलित थी? मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। 3 दिसंबर 1984 की ये घटना है। 3 दिसंबर 1984 की ये घटना है। ठीक है, MIC लीक हो गई थी और काफी लोग इसमें मारे गए। 4000 लोग मारे गए थे लगभग। मिथाइल आइसोसाइनाइड। रबर बनाने की विधि क्या कहलाती है? वल्कनीकरण, सल्फोनीकरण, आसवन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 में आपका सही जवाब हो जाएगा वल्कनीकरण या वल्कनाइजेशन भी कहते हैं, जिसके माध्यम से रबर बनाया जाता है। अच्छा, रबर है क्या? ये नॉर्मली अगर आपसे पूछ लें रबर क्या है तो क्या बताएंगे? पदार्थ है एक प्रकार का, पॉलीमर है ना, लचीला होता है। रबर कई प्रकार की होती है, प्राकृतिक, कृत्रिम, सिलिकॉन रबर, टायर बनता है रबर से, खेल की सामग्री बनती है, औद्योगिक उपकरण बनते हैं। ऊष्मा की SI इकाई क्या है? कैलोरी, जूल, केल्विन, न्यूटन। ऊष्मा की SI यूनिट। जूल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 52। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? फोर पॉइंट 184 समथिंग होते हैं, तो 4.2 कहा जाता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती? घनत्व, ताप, दाब, आर्द्रता। दाब पर निर्भर नहीं करती। पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, कोई नहीं। यूग्लिना। पादप और जंतु के बीच की कड़ी, ऐसा क्यों कहा जाता है? यूग्लिना को ऐसा क्यों कहा जाता है, जानते हैं? बताइए। यूग्लिना को पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी क्यों कहते हैं? आपने कक्षा 8 या 9 या 10 में जब प्रैक्टिकल होता था तो आप ये बनाए होंगे, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। बहुत आसान होता है। चलिए खोजिएगा, बताइएगा कि ऐसा क्यों कहा जाता है। अच्छा, इसका आकार किसकी तरह होता है? यूग्लिना का आकार चप्पल की तरह होता है, चप्पल की तरह। पहनने वाली जो चप्पल होती है उसी की तरह होता है। अगला प्रश्न। हैग्रोमीटर किसका मापन करता है? क्वेश्चन नंबर 55। वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है हैग्रोमीटर से। आर्द्रता, हैग्रो। पीएच स्केल की खोज किसने की?
बताइए, अभी बताया क्लास में। पीएच सोरेनसन के द्वारा की गई। अम्ल नीले लिटमस पेपर को कर देता है लाल, नीला, पीला, उदासीन। 57 में आपका सही जवाब होगा लाल कर देता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 58, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। नीला थोथा होता है कॉपर सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कोई नहीं। कॉपर सल्फेट CuSO4 नीले रंग का होता है, नीला थोथा इसीलिए नाम है इसका। जल के शुद्धिकरण में रासायनिक प्रयोगशालाओं में इसका प्रयोग किया जाता है, जल में घुलनशील है ये। आंसू का पीएच मान कितना होगा? सेवन 7 से 7.4 के बीच होता है, तो हम यही लगाएंगे ऑप्शन। थोड़ा क्षारीय होता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? एक्सरे, टेलीफोन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में। उस विटामिन का नाम बताइए जिसके आहार में कमी से रोग हो जाता है, उस रोग का नाम है स्कर्वी। विटामिन बी, सी, डी, ए। विटामिन सी, सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, रेडियो किरणें, इनमें से कोई नहीं। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। प्राकृतिक रबर एकलक होता है, प्राकृतिक रबर का एकलक होता है नियोप्रीन, आइसोप्रीन, ऑरलॉन, इनमें से कोई नहीं। आइसोप्रीन, आइसोप्रीन का रासायनिक नाम मेथिल ब्यूट डाइन है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का एक बहुलक है, इसका रासायनिक नाम पॉली आइसोप्रीन है। प्राकृतिक रबर का एकलक क्या है? आइसोप्रीन होता है। रेशम पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर। आसान सा क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेरीकल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु एटम का भाग नहीं है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन। प्रोटॉन। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी होगी? 3, -3, +3, यानी -3 +3 -2 +2। लोहे की संयोजकता की बात करें तो +3 होती है। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe2O3 और यहाँ पर संयोजकता कितनी है? 3 है। इंडेन गैस का एक मिश्रण है, एलपीजी गैस किसका मिश्रण है? ये क्वेश्चन हो चुका है, रिपीट हो गया दूसरे तरीके से। तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिटमस किससे प्राप्त होता है? शैवाल से, लाइकेन से, कवक से, जीवाणु से। 69 में आपका आंसर हो जाएगा लाइकेन से। लाइकेन एक प्रकार का कवक है जिससे प्राप्त किया जाता है। संकेतक के रूप में लिटमस का प्रयोग किया जाता है और अम्लीय और क्षारीय पदार्थों के बीच अंतर करने में मदद करता है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? सबसे कम? मिट्टी का तेल, कोयला, डीजल या हाइड्रोजन।
तो सबसे कम प्रदूषण हाइड्रोजन से होगा। इनमें से कौन सा पदार्थ प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? हेपेरिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, इनमें से कोई नहीं। हेपेरिन हो जाएगा यहाँ पर। ये प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। हेपेरिन है क्या? ये रक्त को जमने से रोकने में मदद करता है। ये एक प्रकार का प्राकृतिक पदार्थ है जो शरीर की कुछ कोशिकाओं में पाया जाता है, मास्ट कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका प्रयोग की अगर हम बात करें तो जैसा कि बताया कि रक्त को जमने से रोकने, इसके अलावा हार्ट से संबंधित जब कोई दिक्कत आती है तो इसका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम 72 ट्रिप्सिन जो है ये एक प्रकार का एंजाइम है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट प्राकृतिक खनिज है। ये चट्टानों और पहाड़ों में पाया जाता है। इसी से सीमेंट और कंक्रीट बनती है, चूना का पाउडर बनता है, पेंट वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। खाने का नमक किससे बनता है? खाने का नमक किस प्रकार के अम्ल और क्षार से बनता है? 74 कमजोर अम्ल कमजोर क्षार, मजबूत अम्ल मजबूत क्षार, कमजोर अम्ल मजबूत क्षार, मजबूत अम्ल कमजोर क्षार। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है खाने वाला जो नमक होता है। मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? नवजात शिशु जो होता है 300 लगभग 300 हड्डियां होती हैं। 75वें प्रश्न में आंसर होगा डी के साथ। एक औसत, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, यहाँ पर जो पूछ रहा है इसीलिए हमने कुछ क्वेश्चंस में जो है कलर चेंज किया है कि आप मेन क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? सिर्फ कंकाल में। दो सौ छः। कंकाल में हड्डियों की संख्या 206 होती है। कंकाल मतलब पूरा शरीर ही हो गया है ना। ध्वनि नहीं गुजर सकती, जल से, वायु से, स्टील से, निर्वात से। निर्वात से ध्वनि नहीं गुजर सकती। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुंबकीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। सेवेंटी 78 में आपका सही जवाब हो जाएगा अनुदैर्घ्य। वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित है, एक्सोस्फीयर, मीसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। हम तापमंडल स्ट्रेटोस्फीयर कहेंगे। अगला प्रश्न देखिए।
ठीक है, ये पढ़ते हैं वायुमंडल, आयनमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल, छोक मंडल। प्रतिध्वनि किसकी कमी से होता है? ये देखिए आसान लग रहा होगा प्रश्न, हालांकि 2019 में शिक्षक भर्ती की परीक्षा सुपर टेट हुई थी, उसमें प्रश्न पूछा गया था। विटामिन ए, प्रतिध्वनि जो है किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। बी का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी कहते हैं घाव के अध्ययन को। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? पेशी, रुधिर, अस्थि, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। कौन सा जंतु स्तनधारी नहीं है? गाय, चमगादड़, शार्क, चूहा। 83 में आपका सही जवाब होगा शार्क। शार्क एक प्रकार का क्या कह सकते हैं, मछली है, समुद्र में पाई जाती है। इसमें भी कई प्रकार की होती हैं, व्हाइट शार्क, टाइगर शार्क, हैमरेड शार्क, व्हेल शार्क। त्वचा इसकी बहुत मोटी और कठोर होती है, दांत भी बहुत तेज और नुकीले होते हैं, आंखें बहुत संवेदनशील। ये स्तनधारी नहीं। प्रकाश संश्लेषण होता है पादप की जड़ों में, पादपों के हरे भाग में, तनों में या फिर सभी भागों में? हरे भाग में होता है प्रकाश संश्लेषण। हाइड्रोजनों में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है? क्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, कोई नहीं। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व जो है वो है क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है कि गैसीय अवस्था में वह कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को स्वीकार कर सकता है। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। ध्वनि सबसे तेज यात्रा किस माध्यम में करती है? जल में, स्टील में, निर्वात में, वायु में? स्टील में। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? मेंडलीव के द्वारा किया गया। आवर्त सारणी की खोज। आधुनिक आवर्त सारणी अगर पूछ ले, सिर्फ आवर्त सारणी तो मेंडलीव। आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोस्ले का नाम याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोस्ले। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। H+ आयन, OH, इलेक्ट्रॉन या कोई नहीं? H+ आयन। एलईडी का आविष्कार किसने किया? निक होलोनिक, एलियास होवे, चक हल, इनमें से कोई नहीं। 1961 में आविष्कार किया गया एलईडी का। 89 में आंसर हो जाएगा निक होलोनिक। पूरा नाम निकोलाई जेनोविएविच गोरोडेव। उस रसायन का नाम बताइए जो आम पकाने में काम आता है। कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। भारत के राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 91 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, निलंबो न्यूसीफेरा।
बाकी देख लीजिएगा आप यहाँ पर, गेहूं का, मटर का भी दिया गया है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक या इनमें से सभी? इनमें से सभी हो जाएगा यहाँ पर डीएनए। और सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, कोशिका के नाभिक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में यानी हरित लवक में। यहाँ पर कुछ यंत्र दिए गए हैं और उनसे संबंधित चीजें हैं कि कौन किससे क्या नापा जाता है। फेडोमीटर की अगर हम बात करें तो फेडोमीटर का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई को मापने में। फ्लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है चुंबकीय प्रवाह को मापने में। गैल्वेनोमीटर विभवांतर मापने में है, और घूर्णन गति के लिए ये। तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिएगा, फूट यहाँ पर दिया गया है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रण, अभिकेंद्रण, संवेग संरक्षण या इनमें से कोई नहीं? नाइन्टी 94 में आपका सही जवाब हो जाएगा अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण पृष्ठ तनाव पैदा होता है। पढ़ लीजिए, द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है तथा उसमें कम से कम क्षेत्रफल या आकार प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। द्रव के पृष्ठ का यह तनाव ही पृष्ठ तनाव कहलाता है और ये अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण पैदा होता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की? जोसेफ प्रिस्टले, एंडरसन, हेनरी कैवेंडिश, रॉबर्ट बायस? ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की। कब की अगर आपसे ये पूछ ले तो 1942, 1956, 1964 या 1774? तो 1774 में खोज की गई थी। 1774 में जोसेफ प्रिस्टले। नाभिक की खोज किसने की? गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, चैडविक, नील्स बोर? रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक की खोज की गई 1911 में। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है, उपरोक्त सभी। इस क्लास का पीडीएफ अब आपको हमारी ऐप पे मिलेगा, वनडे एग्जाम स्टडी, ये वाला वन लिखिएगा, ठीक है। वैसे चैनल का नाम ये वाले वन से है, बट प्ले स्टोर पे ये वाला वन एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, तो वन डे एग्जाम स्टडी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में मिल जाएगा, वहां पर आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। सभी है, विद्युत चुंबकीय तरंग, कण, ऊर्जा का एक रूप। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक? संक्रमण को रोकने के लिए विटामिन कौन सा? विटामिन ए जो है संक्रमण रोकने में मदद करता है। शरीर में। अगला प्रश्न देखिए, मूत्र में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? सी, डी, के, ई? मूत्र में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? सोचिए।
मूत्र में भी विटामिन होता है। आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 100 के लिए, और इन 100 क्वेश्चन में आपका क्या कुछ स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि कितना आप जो है, कितनी आपकी तैयारी है, किस सब्जेक्ट में आप वीक रह रहे हैं, है ना। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कौन सा यहाँ पर आपका सबसे वीक टॉपिक। यहाँ पर आंसर हो जाएगा विटामिन सी, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है। तो ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके अलावा इसी तरीके से जो हमने 100 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है, लगभग 7 से 10 वीडियो आपको मिलेंगे सभी विषयों की अलग से। मतलब ये 100 क्वेश्चंस वाली जो सीरीज की अलग से हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, जिसको आप देखेंगे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, कुछ नया सीखा होगा। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके पढ़े हैं, इन 100 क्वेश्चन में 70% क्वेश्चन आपके पहले से पढ़े होंगे, लेकिन 30 क्वेश्चन जो नए मिले हैं ना, या जो गलत हुए हैं, वही आपके लिए यूजफुल हैं। उसी से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में फंसेगा। अगर आप सही करके आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये क्लास हमने ली थी और यहाँ से ये क्वेश्चन आ गया और हमें इससे सफलता मिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।